अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अपोजिशन का यौम सियाह और हुकूमत का यौम तशक्कुर। बयानिया किसका गालिब रहेगा? 2018 के इंतखाबात को आज पूरा 1 साल हो गया है और गुज़िश्ता साल इस दिन होने वाले मुबैना इंतखाबी धांधली को लेकर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम छोटी बड़ी अपोजिशन जमातें मुल्क भर में यौम सियाह मना रही हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जलसे किए हैं, तकारीर की हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ, पेशावर में मौलाना फजल रहमान, कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी, कोयटा में मरियम नवाज, ये सब दूसरी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ जलसे कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक़वान ने, वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मनाएगी। 25 जुलाई के इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम की उमंगें और इमरान खान की 23 साल जिद्दोजहद रंग लाई। अवाम ने इमरान खान को एहतसाब का जो मैंडेट दिया, आज उसकी फतह का दिन है। यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों अवाम के सामने अपने अपने बयानिए को लेकर खड़ी हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने तकरीर में क्या कहा, ये जरा देखिए। उसने कहा कि अपोजिशन वाले मुझसे 3 लफ्ज मांगते हैं, NRO। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कल आपके लोग मुझसे NRO मांगने के लिए आए थे। मैंने कल आपके वफ्द को कहा कि फजल रहमान न चेयरमैन सेनेट को NRO देगा और न इमरान खान को NRO देगा। द इलेक्शन गला दे न मानो, द इलेक्शन फ्रॉड दे न मानो और द फ्रॉड इलेक्शन पर नतीजा के स्ता हुक्मरानी न मानो, स्ता हुकूमत न मानो, मंग द जंग फैसला करेगा। तकारीर हो रही हैं, तकारीर का सिलसिला अभी तक जारी है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। मीर साहब, एक तरफ यौम तशक्कुर है जो कि हुकूमत की तरफ से मनाया जा रहा है, अपोजिशन जमातें इस वक्त तनकीद कर रही हैं और यौम सियाह मना रही हैं। आपके ख्याल में कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डालने में, दबाव डालने में, अपना बयानिया साबित करने में कामयाब हुआ है आज? शाहजेब साहब, देखिए, अपोजिशन जो है वो आज यौम सियाह मना रही है। पिछले साल 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन है उसमें जो धांधली हुई थी, लेकिन अगर उस इलेक्शन में धांधली हुई थी तो फिर इस अपोजिशन को उस इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट बनी उसमें नहीं बैठना चाहिए था। असूली तौर पे मेरा ख्याल है कि अगर उस इलेक्शन में धांधली हुई थी तो फिर इस पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए था। जब आप एक दफ़ा इस पार्लियामेंट में बैठ गए तो फिर आज आप जो यौम सियाह मना रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका मेरी ज़ाती राय में कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान के मसाइल दूसरे हैं। आज पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसके मसाइल कुछ और हैं। हमारा ये ख्याल था कि ये अपोजिशन जो है ये आम आदमी के मसाइल को सामने रखकर कोई एहतजाज करेगी, लेकिन ये अभी तक पिछले साल का जो इलेक्शन है उसमें होने वाली मुबैना धांधली पर एहतजाज करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे मेरा ये इस वक्त मसला नहीं है कि पिछले साल 25 जुलाई को क्या हुआ, क्योंकि अगर धांधली हुई थी तो फिर आप पार्लियामेंट में क्यों बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो यौम तशक्कुर मना रही है। हुकूमत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर लिया है, उन्होंने ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया है 2019 में कि वो यौम तशक्कुर मना रही है? कौन सा पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला हल कर दिया आपने कि आप यौम तशक्कुर मना रहे हैं? तो मेरे ख्याल से कि आप अगर यौम सियाह मना रहे हैं तो वो भी बिलाजवाज़ है। अगर आप यौम तशक्कुर मना रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये भी, इसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर आज यौम तफक्कुर मना रहा हूँ कि मुझे तो हुकूमत की भी समझ नहीं आई और अपोजिशन की भी समझ नहीं आई, इसलिए कि आम आदमी के जो इस वक्त मसाइल हैं उन मसाइल का अदराक ना अपोजिशन को नजर आ रहा है ना हुकूमत को नजर आ रहा है। साहब, ये बताइएगा कि नून लीग की हुकूमत को जब 1 ही साल हुआ था, खान साहब ने उन्हें बड़ा टफ टाइम दिया, धरना दे दिया, उससे पहले वो धांधली की बात करके निकले थे, तो उस वक्त सब थे नून लीग के साथ। एक तो नून लीग की अपनी सिंपल मेजॉरिटी थी, फिर मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, अपोजिशन की जमातें भी उनके साथ खड़ी थी पार्लियामेंट के अंदर, फिर भी खान साहब ने उन्हें बड़ा टफ टाइम दिया। अब खान साहब के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है और ये सारी की सारी अपोजिशन जमातें इतनी तगड़ी हैं, उसके बावजूद ये टफ टाइम नहीं दे पा रही हैं।
क्या वजह हो सकती है? क्या बाकायदा तौर पर इदारों में हम आहंगी होना? अमेरिका के दौरे में भी नजर आया कि जब खान साहब वहां गए हैं तो बाकायदा तौर पर अमेरिका के लिए भी पैगाम था कि जो इस वक्त इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है उसके साथ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी खड़ी है, जुडिशरी भी इतनी अग्रेसिव नहीं है। क्या ये चीज़ खान साहब को कॉन्फिडेंस दिए हुए है कि वो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं रखते, फिर भी नहीं परेशान हो रहे? नून लीग की सिंपल मेजोरिटी भी थी, उसके बावजूद उन्होंने टफ टाइम दे दिया था उन्हें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उसने अपना जो एहतजाज है उसको आम आदमी के मसाइल के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन इसके बावजूद इस अपोजिशन से ये हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आती है। मैं ये कहने में अपने आप को बिल्कुल गलत नहीं समझता कि जब में इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया था तो चंद हज़ार लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में धरना दे के तो हुकूमत को बिल्कुल उन्होंने उसका निज़ाम जो है उसको मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद मुझे उस वक्त की हुकूमत इतनी खौफजदा नज़र नहीं आ रही थी। इस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा भी नज़र आती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आती है। इसलिए आप देखें कि अपोजिशन के जो बहुत से रहनुमा हैं उनका मीडिया पर ब्लैकआउट किया गया है, उनको पाबंदी लगा दी गई है कि आप उनको दिखा नहीं सकते। आज अपोजिशन ने जो मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए, आप देखिए कि सारे जलसे जो हैं वो हम रिपोर्ट नहीं कर सके, नहीं दिखा सके। तो इसके अपोजिशन के यौम सियाह के मुकाबले पे हुकूमत ने आज एक बिल्कुल नाम नहाद किस्म का, एक बहुत खाली खोली किस्म का एक यौम तशक्कुर मनाया। तो ये जो उन्होंने आज एक यौम तशक्कुर मनाया ये हुकूमत की कमज़ोरी की निशानदेही कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे जो अपोजिशन का आज का यौम सियाह है मैं इसको बिलाजवाब समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हुकूमत ने इस यौम सियाह को रोकने की कोशिश किया है, जिस तरह लाहौर में और सेंट्रल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, उनके जो अरकाने पंजाब असम्बली है, उनके घरों पे छापे मारे गए हैं। पुलिस जो है वो उनको ज़बरदस्ती कह रही है कि हमें श्योरिटी बांड भर के दो कि आप अपोजिशन के जलसे में नहीं जाएंगे। तो उससे ये लगता है कि अपोजिशन की इस एक्टिविटी से हुकूमत काफ़ी परेशान नज़र आती है और आने वाले दिनों में ये जो हुकूमत के हथकंडे हैं ये ज़्यादा अरसा चलेंगे नहीं, क्योंकि हम 2019 में रहते हैं, हम 1977 में नहीं रहते जब जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया था। याद कीजिए शाहजेब खानज़ादा साहब, उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो उस वक्त भुट्टो साहब जो अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते थे, मार्शल लॉ दौर में भी वो अखबारात में रिपोर्ट होती थी, उनको कन्विक्ट कर दिया गया था लेकिन उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट होती थी। लेकिन आज हमें कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन के अंडर ट्रायल जो रहनुमा है, आप उनकी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकते हैं, ना आप उनका जलसा दिखा सकते हैं, ना आप उनका इंटरव्यू चला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की जो हुकूमत है ये मुझे बहुत खौफजदा लग रही है, ये अपनी कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है और एक ऐसी अपोजिशन जो कि बिल्कुल मुख्तलिफुल ख्याल अपोजिशन है, मौलाना फजलुर रहमान की कोई और सोच है, बिलावल भुट्टो की कोई और सोच है, मरियम नवाज शरीफ साहबा की कोई और सोच है। तो इस हुकूमत ने अपनी गलत पॉलिसी से इस अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया और ये अपोजिशन जो है इसका इम्पैक्ट जो है आज हुकूमत की गलती की वजह से आज उसका यौम सियाह जो है वो उसका मीडिया पर उस तरह नहीं दिखाया गया जिस तरह के अपोजिशन का हक था। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की गलतियों की वजह से हुकूमत ने जो पकड़ धकड़ की है, जो पाबंदियां लगाई हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अपोजिशन के यौम सियाह का इम्पैक्ट हुकूमत के यौम तशक्कुर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि इम्पैक्ट ज़रूर आया है यौम सियाह का, मगर इस वक्त जो अवामी मसाइल हैं उस पर अपोजिशन फोकस करे। 1 साल हो गया है इलेक्शन को, उसके ऊपर जो बात की जा रही है, अगला जो टारगेट है अपोजिशन का वो सेनेट में चेयरमैन सेनेट को बदलना है, जिसके लिए भरपूर अंदाज में कोशिशें भी हो रही हैं। मौलाना आज ताना भी दे रहे थे क्योंकि उनसे मुलाकात भी की कल। शिबली फराज साहब जो कि कायदे ऐवान सेनेट हैं और तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी गए थे। क्या मामला होगा? शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि जो तादाद है, जो सेनेटर्स की तादाद है, इसको देखते हुए बड़ा सेफली कहा जा सकता है कि संजरानी साहब का बचना मुश्किल होगा, अगले चेयरमैन साहब अब बिजिंजो साहब ही होंगे? नहीं जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखें, इस एक तो क्लैरिफाई करें हम कि मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये सिर्फ सादिक संजरानी की बात नहीं हो रही है, ये उस हाउस की जो एक हैसियत है पाकिस्तानी रियासत के इदारों में, वो इन सारी चीज़ों से बाला तर रही है। अभी अगर अपोजिशन
अपनी तरफ से एक कलील मुद्दती मफादात के लिए इस इदारे की को गैर मुस्तहकम करना चाहती है, तो ये उनकी मर्ज़ी है। बिकॉज़ फिर यही होगा कि जो हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, उसमें फिर जो है ना अपोजिशन का जो स्टैंड है वो बहुत वीक हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ मुलाकातों का यही था कि हम इनको एंगेज करें और इनको ये इसकी याद दहानी कराएं कि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आप लेना चाह रहे हैं उससे आपको ये भी देखना होगा कि इस इदारे के उस पर कितनी कारी ज़रब आप लगा रहे हैं। और फिर हमने ये भी बताया कि ये फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। 3 महीने बाद फिर कोई ऐसा सिलसिला नून और पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा इख्तिलाफ पैदा हो जाए जो कि अभी शुरू हो रहा है, उनका वो अपोजिशन के लीडरशिप दोनों चाह रहे हैं, तो फिर कोई नो कॉन्फिडेंस की मोशन दूसरे जो होगा सेनेट चेयरमैन उसके खिलाफ कर देंगे। तो मतलब है ये सिलसिला फिर कहाँ रुकेगा। मेजॉरिटी ऑफ द सेनेटर्स आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है इस सूरत हाल पे। ये तो 4-5 गिनती के लोग हैं जो कि इस पूरे इदारे को इन्होंने पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से बिल्कुल एक गैर मुस्तहकम और एक बहुत ही मुश्किल में डाला हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, इलेक्शंस के लिए बिल्कुल हमारी तैयारी है। 1 अगस्त को होंगे। हम कोई बहाना नहीं मांगेंगे जिसमें कि पोस्टपोनमेंट की बात हो कि जी कोई हमारे मेंबर्स हज पे गए हुए हैं या हम इधर हैं या हम उधर हैं। हम बिल्कुल कायम हैं, दाइम हैं और हम ये इस बारे में बहुत श्योर हैं कि इंशाल्लाह, बिकॉज हमारा ताल्लुक हर एक सेनेटर के साथ है। जो 103 सेनेटर्स हैं उनसे सबसे हमारा ताल्लुक़ है, राब्ता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे जब ये इसका रिज़ल्ट आएगा तो ये इनकी जो ज़रब इन्होंने लगाई है सेनेट की इदारे पे, वो उसको हम नहीं कामयाब होने। हमें शख्सियत से बिल्कुल कोई गर्ज नहीं है कि कौन आता है कौन जाता है। हम ये कहते हैं कि यही पीपल्स पार्टी थी जो कि सादिक संजरानी को, जो करंट चेयरमैन है, उनको वोट दे के ये लाई थी। हमने भी वोट दिए थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बीच में मंझार में आप जो है तो आपके सियासी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो आपको और कुछ नहीं मिलता, तो आप आके ये ज़र्ब जो है तो आप सेनेट पे लगाएं। ये कि दुरुस्त है कि यू टर्न ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने जो बलूचिस्तान में हुआ उसकी हुकूमत गिराने का क्रेडिट लिया। फिर वहाँ से जो सेनेटर्स नून लीग से डिफेक्ट करके बने और उसके बाद संजरानी साहब को आपके साथ मिलकर लगाया, ये यू टर्न उनका है। मगर एक यू टर्न आपका भी है कि उस वक्त आप इल्ज़ाम लगाते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमुका है, मगर चेयरमैन सेनेट लगाने के लिए आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और अब उस चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए। तो आप भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुकमुके करते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। नहीं शाहजेब, मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि हम उनसे कोई उनकी सपोर्ट मांगने नहीं गए। हमने ना उनसे ये कहा है कि जी आप हमें अपने आप के सेनेटर हमें सब, बिल्कुल नहीं कहा है। ये मौलाना साहब को आप बिल्कुल, अगर वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, उनको दिखाया जाए कि बिल्कुल हमने ये बात ही नहीं की है। हमने तो इदारे की जो एक वकार है, जो इसकी हिस्ट्री है, रवायात हैं, हमने कहा है कि ये काम जो आप शुरू कर रहे हैं ये फिर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। हमने कोई उनसे मदद नहीं मांगी। हमने कहा आप हमें कोई फेवर नहीं करें और ना हम उनसे फेवर मांग रहे हैं। हमने ये कहा है कि आप इस इदारे में जो ज़रब लगा रहे हैं, जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, वो नुकसानदेह होगा इस इदारे के लिए। एक ही वाहिद इदारा है जो बाला तर रहा है इस किस्म की साजिशों से। अब इस इदारे को, जो कि एक ये नेशनल असेंबली नहीं है, नेशनल असेंबली में ख़त्म हो जाती है अपने 5 साल टर्म के बाद, ये इसकी एक कंटिन्यूटी होती है। बिकॉज जो इसके फ्रेमर्स थे, जो कि जिसमें कि पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मोहतरम भी शामिल थे, ये इदारा बनाई इसलिए गया था कि इसमें कंटिन्यूटी हो। इसी वजह से 3 साल बाद लोग चले जाते हैं, नए आते हैं, और 3 साल वाले पुराने, कि एक कंटिन्यूटी हो। यही बात कि कोई इस हिस्ट्री में कोई नज़ीर नहीं मिलती है जिसमें कि नो कॉन्फिडेंस किया हो। साहब फिर नंबर्स हैं वो तो आपके फेवर में नहीं है। 36 सेनेटर्स आपकी तरफ हैं, ऑपोजिशन के पास 66 हैं। कैसे आप बचा पाएंगे संजरानी साहब को? क्या होगा ऐसा कि आप अभी भी पूरी उम्मीद है कि आप बचा पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ शाहजेब, बहुत दूर की बात नहीं है। मार्च 12, 2015 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सेनेटर इलेक्ट हुए, जिनमें से एक मैं भी था। ये पहला दिन था। उसके बाद हमने अप्लाई किया, लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमें डिप्टी चेयरमैन के लिए अपना कैंडिडेट फ्लोट करना चाहिए।
पार्टी ने मुझे मुंतखब किया और मैंने अपने कागजात डाले, और जब वोटिंग हुई उस वक्त हमारे सिर्फ 5 थे, पहला दिन था, आधा पूरा दिन भी नहीं हुआ था, हमने 19 वोट मिले। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे जिन्होंने मुझे वोट दिया, उसमें नून के लोग भी थे जिन्होंने मुझे वोट दिया, उसमें फरमान ग्रुप के लोग भी थे जिन्होंने मुझे वोट दिया। लेकिन तो बात यह है कि ये तो सीक्रेट बैलेट होता है, और ये साबित हो चुका है कि एक पार्टी जो कि पहले दिन आए उस वक्त तो न जहांगीर तरीन साहब थे न कोई और जोड़ तोड़ हुआ था। हम तो पहला दिन था, हमें तो सेनेट के जोग्राफिया से भी हम वाकिफ नहीं थे कि दाएं वाला कमरा कौन सा है, बाएं वाला। हमने अगर 19 वोट, 4 गुना वोट ज़्यादा लिए, तो क्या वजह है कि इस दफ़ा भी आप देखें कैंडिडेट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये कहना कि जी कैसे 36 से 90 कैसे हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये आपको नज़ीर मिलती है सेनेट के रिकॉर्ड्स में, और बहुत नहीं है, और उनमें से एक सेनेटर मैं बैठा हूँ बिकॉज मैं कैंडिडेट था। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। देखते हैं कि इस यौम सियाह के बाद ओपोजिशन इस काम में कामयाब होती है कि वो चेयरमैन सेनेट को हटा सके या ना हटा सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा कि इस वक्त ओपोजिशन टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को या नहीं, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आ रहा अभी कि कोई टफ टाइम देने में कामयाब हुई है। अगर चेयरमैन सेनेट बदल देते हैं तो फिर एक बड़ी बात होगी, मगर शिबली फराज साहब कॉन्फिडेंट है कि ऐसा ये कर नहीं पाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नैब से सिर्फ सियासतदान ही नहीं, सरकारी अफसरान भी तंग है, ब्यूरोक्रेसी परेशान है, बड़े फैसले करने से कतरा रही है, इसलिए काम सुस्त हो रहा है, मुल्क की तरक्की पर फर्क पड़ रहा है। वफाक और चारों सूबों में यही सूरत हाल है। नैब इस वक्त एक मसला बना हुआ है। सरकारी अफसरान को डर है कि अगर उन्होंने मंसूबों की मंजूरी दे दी तो कहीं उनके खिलाफ नैब कार्रवाई शुरू ना कर दे, उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं, जिससे काम सुस्त रवि का शिकार है। मेगा प्रोजेक्ट्स जिन पर तेजी से काम होना चाहिए था वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं। वो मंसूबे जिनकी फौरी तकमील जरूरी है वो अभी तक मंजूरी के अमल में फंसे हुए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आशाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक नैब सीपेक के मंसूबों की तहकीकात कर रहा है। अभी हाल ही में नैब ने एक और मंसूबे की इंक्वायरी शुरू की है। हवेलिया मंसूबे की लागत 134 अरब रुपए है और नैब इस मंसूबे में साबिक चेयरमैन NHA शाहिद तारड़ के किरदार की तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से वजारत मंसूबाबंदी के अफसरान से भी पूछगछ की जा रही है, इसलिए वजारत प्लानिंग में अफसरान खौफजदा हैं। ये सीपेक से मुतालिक नैब की दूसरी इंक्वायरी है। इससे पहले नैब सखर मुल्तान एक्सप्रेसवे मंसूबे की इंक्वायरी कर रहा है। अभी ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले सीपेक से मुतालिक मंसूबों पर शदीद एतराज़ात उठाती रही है। खासतौर पर सखर मुल्तान मंसूबे में 50 अरब रुपए के किकबैक्स का इल्ज़ाम लगाया गया। इस इल्ज़ाम पर चीन की सरकारी कंपनी ने सख्त तशवीश का इजहार किया था और इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था, मगर इन इल्ज़ामात की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। इस हवाले से अहम बात यह है कि नैब जिन 2 मंसूबों की इंक्वायरी कर रहा है उनकी मंजूरी तमाम मुतालिका हुकाम ने दी थी, मगर नैब इंक्वायरी कर रहा है। नैब ने वजारत प्लानिंग के अफसरान की फहरिस्त हासिल कर ली है, इसलिए वजारत प्लानिंग के अफसरान को खतरा है कि नैब मजीद मंसूबों की भी तहकीकात कर सकता है। और सीपेक से जुड़ा सबसे अहम मंसूबा ML1 का है, यानी जो मेन लाइन 1 मंसूबा, जिससे मुल्क में जो खस्ता हाल और पुरानी इस वक्त रेल का पूरा ट्रैक है उसको एक ML1 के ज़रिए जिद्दत वाला ट्रैक आ जाए। ये वाहिद मंसूबा है जिसे चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अहम करार दे चुके हैं, मगर ये मंसूबा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 4 साल से ताख़ीर का शिकार है। और अब नैब के खौफ की वजह से सरकारी अफसरान ML1 की मंजूरी से हिचकिचा रहे हैं। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर रेलवे शेख रशीद और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार ने मुलाकात में भी इस हवाले से बात की। खबर के मुताबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने तजवीज़ दी कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात को कम करने के लिए इस मंसूबे की हाल ही में बनने वाली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से मंजूरी ले ली जाए। आर्मी चीफ इस काउंसिल के रुकन है। मंसूबा वजारत प्लानिंग के पास है, मगर अभी तक हतमी मंजूरी नहीं हो सकी है। इस मंसूबे की लागत 8 अरब 20 करोड़ डॉलर्स है। इसे 3 मरहलों में मुकम्मल होना है। यह मंसूबा कराची से पेशावर तक नए रेलवे ट्रैक की तामीर का है। वजारत रेलवे ने कराची से हैदराबाद तक का ट्रैक मंसूबे से निकालकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का भी फैसला किया है। इससे मंसूबे की मालियत में 1 अरब तक की कमी आ जाएगी। ये मंसूबा रेलवे के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे का निज़ाम ख़राब हो चुका है। इस हवाले से जब हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर रेलवे शेख रशीद से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ML1 मंसूबा रेलवे के ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना ट्रैक अब बहुत ख़राब हो चुका है, हादसों की वजह बनता है। इतना अहम मंसूबा अभी तक मंजूरी के मरहले से आगे नहीं बढ़ सका है और अभी उसकी वजह नैब बना हुआ है, जिसका खौफ सरकारी अफसरान में भी महसूस हो रहा है।
इस हवाले से हम बात करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद से। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, जो बात हो रही है, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई तो आपने कहा था ML1 अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो तेज़ी से बने, मगर अब ये इतलात आ रही हैं कि सरकारी अफसरान परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से परेशान है, काम सुस्त हुआ है, इस अहम मंसूबे पर भी सुस्त हुआ है क्योंकि उनके खदशात हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं सच कहना चाहता हूँ कि नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन मेरा मसला मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग की है, मंडे को ML1 की मीटिंग होगी। हमने इनको 3 पार्टों में कर दिया है क्योंकि ये 14 साल 12 साल पहले मैंने साइन किए थे। अब उसके 3 पार्ट्स हमने चारों सूबों में 3 पार्ट्स किए हैं और उसकी पहली किस्त जो है 2.3 बिलियन की। और मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि आप जो कीमत तय करेंगे इन दी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रेलवे, क्योंकि यहाँ लोगों ने सड़कों पुलों, ये रेत पड़ी है जी, ये बजरी पड़ी है, ये सीमेंट पड़ा है और तारकोल है इंपोर्टेड वो पड़ी है, इससे सड़क बन जाती है। जो असल मसला है हमारे सिग्नल का, 1500 सिग्नल बगैर आदमियों के हैं, 1300 सिग्नल में आदमी है, 2800 सिग्नल हैं, 70.3% आबादी ट्रैक में से गुजर रही है। और इंशाअल्लाह ML1 हो गया तो ये मैं ब्रांच लाइनें भी, जहां अगर मैं जिंदा रहा, कल किसी ने देखी नहीं, तो ब्रिटिश दौर की जो 9000 किलोमीटर की लाइन 7000 रह गई है और 2000 ये गायब कर गए हैं। मैं ये सारी 1800 किलोमीटर की लाइन जो है ये ब्रांच लाइनों में ले जाएंगे और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम प्लानिंग को भी ऑन बोर्ड करेंगे। और मैंने उनको पूरा यकीन दिखाया, PSDP से मंजूरी के बाद हम इसको एक्निक में ले जाएंगे। इस साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ML1 पे काम शुरू हो जाए। हमने जनाब 1800 किलोमीटर का फिजिबिलिटी भी तैयार कर ली और PC1 भी कर लिया है। दुआ करें कि सोमवार वाले दिन जो है प्राइम मिनिस्टर की एक क्लियर डायरेक्शन जाए कि अगर इसमें छोटे मोटे लकूने हैं तो उसको बाद में रख दिया जाए। लकूनों से मुराद ये है जो मैंने आपसे अर्ज़ की है कि आज का ब्यूरोक्रेट जो है वो खौफ ज़दा है और उसने दस्तखत करने छोड़ दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हेड करने के बाद ये मसला मंडे को ठीक हो जाएगा। साहब, वजीर आजम एक दफ़ा पहले भी ब्यूरोक्रेसी से खिताब में कह चुके हैं कि आप खुलकर काम करें, आप परेशान ना हो, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप बहादुरी से फैसले करें। मगर उससे बात बनी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स परेशान हैं। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं परेशान, सरमायाकार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बड़े बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेस हाउसेज हैं वो नैब के हवाले से परेशान रहे हैं। तो अगर सरमायाकार नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, ब्यूरोक्रेसी सरकार के काम नहीं करेगी जो आपका इतना अहम मंसूबा है, तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? वज़ीर आज़म ने तो पहले भी कहा था, मगर ब्यूरोक्रेसी की परेशानी तो नहीं खत्म हुई, वो नहीं कर रहे काम। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो। और ये सारा कुछ मसला जो है ये पिछले 10 सालों में हुआ है, आज कोई नहीं कर रहा जी। किसी को कोई फाइल भेज के देख ले, किसी को कोई फाइल भेज के देख ले। हम तो चले सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारा एहतराम करते हैं क्योंकि ये सारे जो इस वक्त 22 ग्रेड के आला अफसरान हैं ये हमारे आगे बच्चों की तरह ये AC/DC थे और ये कोई भी ऐसे नहीं है जो हमारे सामने AC/DC नहीं लगे हमारे शहरों में, हमारे गिरदोनवा में। लेकिन मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। इस कमरे है इसी जगह जी, हेडक्वार्टर है, यहाँ से सामने कमरे में फाइल जाते जाते 1 महीना लगा देते हैं। ये तो अल्लाह ने हमारी मदद की कि हमने इसको इतनी जल्दी हमने जो है ट्रैकर्स को दिए, इजाज़त दिए और वाईफाई लगाए और इसके साथ हमने ML1 का PC1 और फिजिबिलिटी जमा कराई है। ये मामूली काम नहीं है। 7 बिलियन रुपीज़ इसमें चाइनीज़ के लगे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है देने के। जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें डाल देंगे। अच्छा, और ये आपका वाज़ेह ख्याल है कि बयानात से ब्यूरोक्रेट्स में नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, कोई कानून साजी करनी पड़ेगी नैब के हवाले से? नैब जिस तरीके से हिरासा कर रहा है लोगों को, ताकि उनमें कम से कम एतमाद की बहाली करनी है तो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। जय बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ML1 पर तेज़ी से काम हो। ये मंसूबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो शेख रशीद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक मंसूबे या फिर वफाकी ब्यूरोक्रेसी का मामला नहीं है, सब जगह खौफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 14 सितंबर को ब्यूरोक्रेसी से खिताब करते हुए कहा था कि अगर ब्यूरोक्रेट फैसले नहीं करेगा तो हुकूमत कामयाब नहीं होगी। ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें। ब्यूरोक्रेट अगर चांसेस नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, अगर वो मुश्किल फैसले नहीं करेगा, तो जितनी मर्जी हम पॉलिसीज बनाएं हम तो कामयाब नहीं होंगे। आप पूरी तरह काम करें, कभी भी कोई भी आपकी गलती हो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हम इंश्योर करेंगे कि आपके ऊपर किसी तरह का गलत प्रेशर ना पड़े। 10 महीने हो गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को फैसले लेने की यकीन दहानी कराई, उन्हें खुलकर काम करने का कहा, मगर अब भी ऐसा नहीं हो रहा। मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क आगे इस तरीके से नहीं बढ़ सकता कि कुछ दिन पहले भी बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स ने 6 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से बात की है जिनका कहना है कि सीनियर अफसरान मंसूबों पर काम करने और फैसला साजी से बच रहे हैं क्योंकि उन पर रिश्वत के इल्ज़ामात लग सकते हैं। एक सीनियर वफाकी अफसर का कहना है कि अगर मंसूबा काम कर गया तो मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मंसूबा नाकाम हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। एक और सीनियर वफाकी अफसर का कहना था कि अगर मुझे 10 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी के हवाले से फैसला करना पड़े तो मैं इस फाइल को 6 माह तक रोक कर रखूंगा और अगले शख्स से फैसला करवाऊंगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने 2018 से किसी बड़े मंसूबे को मंजूर नहीं किया है। उनका कहना था कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि एक मर्तबा अगर आप पर नैब का लेबल लग जाए तो बेशक आप मासूम हो या बदउनवानी की हो तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बदउनवानी किए बगैर भी आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर एक दफ़ा नैब का लेबल लग गया। पंजाब और सिंध की ब्यूरोक्रेसी में भी खौफ है। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन नैब ने पेशावर और लाहौर में ब्यूरोक्रेट से खुद मुलाकातें की, फिर ऐलान किया कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की गिरफ्तारी का इख्तियार DG नैब के पास नहीं होगा। उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक ठोस शवाहिद नहीं होंगे ब्यूरोक्रेट्स को तलब नहीं किया जाएगा, सवालनामा भेजा जाएगा। 17 अप्रैल को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक चेयरमैन नैब की पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से मुलाकात के बारे में बताया गया। चेयरमैन नैब ने ब्यूरोक्रेसी से पूछा कि ऐसा तासुर क्यों है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। इस सवाल पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें बताया कि नैब ने उन्हें तहकीकात के बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में ही तलब कर लिया। कुछ केसेस में तो उन्हें मीडिया में मशकूक तक करार दे दिया गया। चंद अहम ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी के बाद अफसरान ने काम सुस्त कर दिया। मगर चेयरमैन नैब ने इस मीटिंग में कहा कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। फिर चेयरमैन नैब ने ब्यूरोक्रेट्स को यकीन दहानी कराई कि अब किसी ब्यूरोक्रेट को तलब नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी ब्यूरोक्रेसी को नैब से शिकायत हैं, वो काम नहीं कर रहे। कुछ अर्सा पहले जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पेशावर का दौरा किया था तो उन्हें भी शिकायत लगाई गई थी। हमने अपने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि सूबे के सबसे अहम ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी के खदशात से आगाह किया और बताया कि कोई सरकारी अफसर खुलकर काम करने को तैयार नहीं है। मगर चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को नैब से कोई शिकायत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन नैब का जो मुतनाज़ इंटरव्यू सामने आया था, इसमें चेयरमैन नैब से पूछा गया था कि क्या आपको एहसास है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी दोनों ने काम छोड़ दिया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। मैंने वफाकी ब्यूरोक्रेसी और पंजाब ब्यूरोक्रेसी दोनों को यकीन दिलाया था कि आपके खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं होगा। मैंने ताजिर और सनतकार बिरादरी को भी पेशकश की कि आपको अगर नैब से कोई शिकायत हो तो आप फ़ौरन मेरे साथ रब्ता करें। मेरी पेशकश को आज 4 माह और 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ब्यूरोक्रेसी और ताजिर बिरादरी दोनों की तरफ से एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब खैर ये जिस इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं, बाद में चेयरमैन नैब ने उस इंटरव्यू को झुटला दिया कि मैंने दिया नहीं है। उसकी काफ़ी सारी बातें बाद में ज़रूर सही साबित हुई, मगर हकीकत यही है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी खौफजदा है, सरमायाकार परेशान है, वो काम नहीं कर रहे हैं। खुद शेख रशीद कह रहे हैं कि अफसरान ने काम करना छोड़ दिया है, नैब के कानून में तब्दीली लानी पड़ेगी, बयानात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में AC दिया जाएगा या नहीं? अगर उनसे यह सहूलत वापस ली जाएगी तो किस बुनियाद पर ली जाएगी? नवाज शरीफ के जेल में AC लगाने का मामला हुकूमत और नून लीग दोनों के लिए बड़ा अहम मसला बना हुआ है। हुकूमत की जानिब से बयानात आ रहे हैं, वज़ीर आज़म ने अमेरिका तक में जो तकरीर की उसमें भी इसका जिक्र कर दिया और ये बहुत बड़ा मसला बन गया। नून लीग की जानिब से ऐसे अमल की मजम्मत की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पंजाब की कोट लखपत जेल में कैद हैं।
उन्हें जेल की बी क्लास यानी बेटर क्लास में रखा गया है, जहां उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक और मेडिकल बोर्ड की हिदायत या रिकमेंडेशन के मुताबिक कुछ सहूलियात दी गई हैं। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से आईजी जेल पंजाब को नवाज शरीफ के जेल सेल से एयर कंडीशनर एसी हटाने को कहा गया है कि पंजाब होम डिपार्टमेंट ने आईजी जेल को 17 जुलाई को खत लिखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से अहकामात हैं कि जेल में क्रिमिनल्स और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ तरजीही बुनियादों पर सलूक ना किया जाए। इस हवाले से खत में आईजी से फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दामात उठाने और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करने का कहा गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक खत 12 जुलाई को भी लिखा गया था, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि वज़ीर आज़म के हिदायत पर अमल दरामद के बारे में मालूमात का अभी तक इंतज़ार है। खत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को चाइल्ड पोर्नोग्राफर्स, इसके अलावा चाइल्ड मोलेस्टर्स, जाली अकाउंट्स खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा पुलिस को पंजाब जेल में क्रिमिनल्स और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ किसी किस्म की तरजीही सलूक से मना किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट बता रही है कि 12 जुलाई और 17 जुलाई को खत लिखे गए, जबकि 22 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरा अमेरिका के मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान वापस जाकर नवाज शरीफ के कमरे से एसी निकलवा देंगे। 20% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। और आज वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। अगर कोई जेल के अंदर है तो उसके साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होना चाहिए। वादा किया था सबके साथ इंसाफ होगा तो एक तराजू में होगा, कोई इंसाफ से बड़ा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ। अगर कोई कैद है जेल के अंदर तो जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए। हर कैदी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर 20-20 डॉक्टर का पूरा वहां पर एक हॉस्पिटल बैठाकर उन डॉक्टर्स की तमाम हॉस्पिटलों से एक एक दो दो डॉक्टर निकाल कर वहां पर बैठाए गए हैं। और इमरजेंसी के अंदर हमें जो डॉक्टरों की कमी आती है वो साहब बहादुर के लिए नहीं रखी जा सकती। मैं पहले भी असेंबली में कहता रहा, जब अपोजिशन में था मेरे कायद भी कहते रहे इमरान खान साहब के दो नहीं एक पाकिस्तान। लिहाजा हर कैदी के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होगा। अब हुकूमत कह रही है कि नवाज शरीफ को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। पंजाब का जेल मैनुअल बी क्लास के कैदी को क्या सहूलियात देता है, इस हवाले से हमने तहकीकात की है। जेल में जेल मैनुअल के मुताबिक जेल की बी क्लास यानी बेटर क्लास के कैदी, जिसमें ग्रेजुएट, टैक्स देने वाले, 17 ग्रेड का ऑफिसर या हुकूमती नुमाइंदे, मौजूदा या साबिक रुकने असेंबली, स्केल 17 या उससे जायद का ग्रेड ऑफिसर आते हैं। मगर संगीन जराइम मसलन दहशतगर्दी या मंशियात जैसे मुकदमात में सजा पाने वालों को यह हक हासिल नहीं होता। पंजाब जेल में बी क्लास के कैदी को अलहदा कमरा मिलता है। कभी कभी एक कमरे में 2 कैदियों को भी रख दिया जाता है। वहाँ कैदी को अलहदा वॉशरूम, साबुन, तौलिया, चारपाई, मेज़, कुर्सी, टेबल, लैम्प और अखबार और काम करने के लिए एक मुशक्कती दिया जाता है। नाश्ता, दोपहर और रात का खाना भी फराहम किया जाता है। जेल मैनुअल में दी गई सहूलियात के अलावा खुसूसी दरख्वास्त पर एयर कंडीशनर, हीटर, अलहदा टीवी, खुसूसी खुराक वगैरह अदालत, मेडिकल बोर्ड या हुकूमती अहकामात पर कैदी को फराहम की जा सकती हैं। अब ऐसे कैदी जिनको सेहत के मसाइल हों, बीमारी की वजह से एसी का इस्तेमाल उनके लिए ज़रूरी हो और ऐसा ना करने की सूरत में उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो मेडिकल बोर्ड की हिदायत पर यह सहूलत दी जाती है। कैदी के सेल में एसी लगा दिया जाता है या जेल के अस्पताल में उन्हें रखा जाता है जहां एसी की सहूलत मौजूद होती है। नवाज शरीफ को भी एसी की सहूलत मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर दी गई। नून लीग के मुताबिक 3 जुलाई को
खुद पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के चेकअप के बाद यह सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ के कमरे के दर्जा हरारत को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रखा जाए ताकि वो डिहाइड्रेशन से महफूज रह सकें और उनके गुर्दे ठीक से काम करते रहें। नून लीग के मुताबिक 3 जुलाई को मेडिकल टीम ने यह रिपोर्ट दी जिसके मुताबिक नवाज शरीफ डिहाइड्रेशन से महफूज रखना उन्हें ज़रूरी है। किसी कैदी से सहूलत वापस लेने का तरीक़ाकार भी इसी तरह होता है जिस तरीके के मुताबिक उन्हें यह सहूलत दी गई थी, यानी एसी की सहूलत वापस लेने के लिए मेडिकल बोर्ड ही की हिदायत दरकार होंगी। मेडिकल बोर्ड अगर हिदायत करेगा कि कैदी को एसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर यह सहूलत वापस लेने से कैदी की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इस सूरत में यह सहूलत वापस ली जा सकेगी। यानी अगर मेडिकल बोर्ड के कहने पर नवाज शरीफ को यह सहूलत दी गई है तो मेडिकल बोर्ड के कहने पर वापस ली जा सकती है। अब यह हुकूमत बता सकती है कि मेडिकल बोर्ड ने क्या ऐसा कह दिया है। अभी तक हुकूमत ने ऐसी कोई मालूमात नहीं शेयर की हैं। यह आम तरीक़ाकार है। क्या नवाज शरीफ के मामले में ऐसा ही हो रहा है? अगर ऐसा ही है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में तो हाल ही में कहा गया है कि नवाज शरीफ के कमरे के दर्जा हरारत को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रखा जाए ताकि वो डिहाइड्रेशन से महफूज रह सकें। तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ से ये सहूलत किस बुनियाद पर वापस ली जा सकेगी और क्या जो नवाज शरीफ को सहूलत मिल रही है वो पहले किसी को नहीं मिली? बहुत ज़्यादा एक अलग रवैया उनसे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, जेल मैनुअल की बार बार बात कर रहे हैं, तो जो नवाज शरीफ को सहूलत मिल रही है वो जेल मैनुअल के मुताबिक है या कोई इम्तियाजी सलूक है जिसे वापस लेने के ऊपर हुकूमत का बहुत ज़्यादा जोर है? इस वक्त नवाज शरीफ हैं, सेंट्रल जेल लाहौर में हैं, उनको बेटर क्लास दी गई और जो बेटर क्लास है वहाँ एक पूरा कंपाउंड है, वो तकरीबन 500 गज़ के एरिया में कंपाउंड बना है। उनको एक कमरा दिया गया है और बेटर क्लास में उनको जो सहूलत दी गई है, जिस तरह जो जेल मैनुअल में बेटर क्लास दी जाती है उसमें एक चारपाई दी जाती है, एक अखबार फराहम किया जाता है, उसको एक मुशक्क़ती यानी जो उसके काम करेगा, जो वहाँ के जो भी अगर खाना बनवाना चाहे खाना बनवा सकता है, जो भी करना चाहे दे सकता है। और जो बेटर क्लास जो दी जाती है उसको ना कुछ पैसे रखने की भी इजाज़त होती है कि एक हफ़्ते के बाद उसको इजाज़त होती है कि वो अपने रनर के ज़रिए जो जेल में होता है उसके ज़रिए बाहर से खाना मंगवा सके। लेकिन ये भी इजाज़त होती है कि जो बेटर क्लास के लोग हैं, जो हफ़्ते में जो लोग मिलने आते हैं, वो हर हफ़्ते मैनुअल जो आम लोग कैदी हैं उनको भी खाना दे के जा सकते हैं और जो बेटर क्लास है उनको भी दे के जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम जेल को इख्तियार होता है कि अगर जिस तरह नवाज शरीफ या कोई और कैदी जो बी क्लास बेटर क्लास में है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बन जाए, अगर वो बीमार हो जाए और अगर उसका बोर्ड उसे कहे कि इसकी कोई टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसको रखा जाएगा एसी में, तो जो जेल के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ एसी होता है, वहाँ रख लेते हैं कुछ अरसे के लिए, जितने अरसे के लिए कहा जाए। और या स्पेशल मेडिकल बोर्ड ये लिख दे कि लेकिन ये ऐसा मरीज़ है कि मुसलसल चाहिए, तो फिर बेटर क्लास में उसके कमरे में लगा दिया जाता है। जिस तरह नवाज शरीफ को जिस तरह उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कहा गया, क्योंकि उनका यूरिया क्रेटिनिन जो है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से गुर्दे मुतासर हैं। और अगर जो आजकल बरसात की गर्मी है, हवस की गर्मी है, इसमें डिहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो उसमें चांस है कि कहीं उसको गुर्दों को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो अगर ऐसा बोर्ड हो, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, गवर्नमेंट को बोर्ड रिक्वेस्ट करे और बोर्ड जो है वो रिकमेंड करे तो गवर्नमेंट ऐसी इमरात दे देती है। बहुत शुक्रिया। सिराज बता रहे थे तो जेल मैनुअल की हुकूमत बार बार बात कर रही है और नवाज शरीफ को जो सहूलतें दी गई हैं वो जेल मैनुअल के मुताबिक ही हैं। उनको जो एसी दिया हुआ है वो भी खुद पंजाब हुकूमत के बोर्ड की रिकमेंडेशन के मुताबिक है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत की तसल्ली नहीं हो रही है। नवाज शरीफ साहब के जेल में जाने के बाद भी एसी निकालना, दूसरे मामलात में बार बार इस पर बहुत ज़्यादा हुकूमत फोकस कर रही है। हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक ही उन्हें सहूलत दी गई है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है और बड़ी डेवलपमेंट है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस की बाकायदा समाअत इंसदाद मंशियात की अदालत में 29 जुलाई को होगी, मगर इस अहम मामले की पहली समाअत से पहले ही एक और अहम मामला सामने आ गया है। वफाकी वजारत कानून ने लाहौर की इंसदाद मंशियात के जज मसूद अरशद को काम से रोक दिया है और उनकी जगह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नए जज का तकर्रुर करने की सिफारिश की है। इस मामले पर वफाकी वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 12 जुलाई को खत लिखा था, जो अब सामने आया है। इस खत में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसूद अरशद को 17 फरवरी 2017 को लाहौर की इंसदाद मंशियात अदालत में बतौर जज डेपुटेशन की बुनियाद पर 3 साल या फिर मजीद अहकामात आने तक के लिए तैनात किया गया था। लेकिन मज़कूरा जज की गैर जानिबदारी और साख के मसाइल सामने आए हैं। क़वानीन के हवाले से ये बात अहम है
कि जज को ना सिर्फ गैर जानिबदार होना चाहिए बल्कि उसकी गैर जानिबदारी नजर भी आनी चाहिए। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि रजिस्ट्रार ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखें ताकि मज़कूरा जज की खिदमात को फौरी तौर पर वापस लेकर उनकी जगह किसी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को नामजद करके तैनात किया जा सके। इस दौरान वजारत कानून मज़कूरा जज को हिदायत करती है कि वो इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज के तौर पर काम करना बंद कर दें। उन्हें हिदायत की जाती है कि वो लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करें। इस खत से मुतालिक जब हम कानून फरोग नसीम से रब्ता किया तो उनके दफ्तर ने भी इसकी तस्दीक की है। अब ये अहम मामला है कि एक जज जिन्हें फरवरी 2017 में 3 साल के लिए लाहौर में मौजूद वाहिद इंसदाद मंशियात की अदालत में तैनात किया गया था, उनकी मुद्दत पूरी होने में 7 महीने बाकी हैं। उन्हें वफाकी वजारत कानून ने एक अहम मुकदमे की समाअत से पहले अचानक काम करने से रोक दिया है और उनकी जगह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को नया जज नामजद करने की सिफारिश की है। अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं है कि जज मसूद अरशद की जगह किसी और जज की तैनाती हुई या नहीं, क्योंकि वो तातीलात पर हैं और 23 जुलाई को ANF हुक्काम ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो चालान जमा कराया था वो ड्यूटी जज ने वसूल किया था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिचकुरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, ये जो नोटिफिकेशन है या जो ख़त लिखा गया है अवाम के सामने हमने इसके मंदरजात रखे हैं, असल में क्या मामला है और फिर जज साहब ने जो पहले केसेस किए हैं रेपुटेशन और इस सब के अगर मसाइल हैं, जानिबदारी के मसाइल हैं, उनका क्या होगा, तब्दील होंगे, क्या ये बाइंडिंग है, क्या है ये मामला सारा? शाहजेब देखें, जो स्पेशल कोर्ट लाहौर की है, राना सनाउल्लाह का केस की समाअत कर रही है, उसके जज मसूद अरशद की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है और बहुत बड़ा सवाल उठा है। हैरान कुन तौर पर मुल्ज़िम की तरफ से नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक ख़त के ज़रिए, जो कि ख़त लिखा गया है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को वजारत कानून की तरफ से, उसमें सवालात उठाए गए हैं उसकी जानिबदारी और साख पर। और ये सवालात इसकी रोशनी में ख़त में ये बताया गया है कि जो मसूद अरशद जज हैं लाहौर की स्पेशल कोर्ट के एंटी नारकोटिक्स की जो अदालत है जिसमें राना सनाउल्लाह का केस है, उसकी इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी पे काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। ये एक अहम इशू है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ये जल्द अज जल्द बेसिस पे चीफ जस्टिस के साथ टेकअप करना चाहिए और इस अदालत के लिए नए जज की नामिनेशन करनी चाहिए। और ये हैरान कुन तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन चलान पेश होना था उससे 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह का ये ख़त लिखा गया है और इसमें ये भी अहम बात है कि ये जो जज हैं 3 साल के लिए इस अदालत में आए थे और इसका जो मैंने तहकीकात की हैं कि ये जो ख़त लिखा गया था इसके साथ कोई ऐसा सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया लाहौर हाई कोर्ट को जिसकी बुनियाद पर उस पर ये सवालात उठाए गए हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस पर इम्पार्शियलिटी के। बस सिर्फ ख़त में इतना ज़िक्र है। और साथ ही मैंने जो तहकीकात की हैं ये सीनियर तरीन जज हैं, 10 टॉप के जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं पंजाब में। और अहम बात यह है कि 9 जून 2009 को जो अदालत आलिया की एक स्पेशल कमेटी होती है जजेस को प्रमोशन देती है, उनमें से 5 टॉप के जो जजेस थे मसूद अरशद उसमें एक था। और 2018 का जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है एंटी नारकोटिक फोर्स के जो कि स्पेशल अदालत है लाहौर की, उसने सबसे ज़्यादा केसेस सुने हैं। उसके बाद जब मैंने ये तहकीकात की कि कब और ये क्यों सवालात उठाए गए हैं खुद वजारत कानून की तरफ से, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जज जो कि डिस्ट्रिक्ट का जज हो उसको स्पेशल पैनल पे एडहॉक बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लिया हो और उस पर सवाल उठाए गए हों। इसकी वजूहात क्या थी? उसकी मल्टीपल वजूहात अभी तक सामने आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी रिपोर्ट थी। ये दावा है वजारत कानून का
जिसकी बुनियाद पे ये ख़त लिखा गया है, लेकिन कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया है। उसमें जो नेक्स्ट अगला अमल है शाहज़ेब, मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि ये सवाल उठाया गया है क्योंकि अहम मरहले में, अहम दौरानिए में राना सनाउल्लाह का केस आ गया है, चलान पेश कर दिया गया है। मुकम्मल चलान जो है वो 29 तारीख को मतवक्को है कि वो पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकायदा इसकी समाअत होगी इस अदालत में। लेकिन अहम बात ये भी है कि ये जज साहब छुट्टियों पर थे 7 अगस्त के लिए, और साथ ही जब इस पे सवाल उठाया गया है उस पर जब मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि अगला अमल क्या होगा, अगला अमल जो पॉसिबिलिटी है मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि जब इस पर सवाल उठाए तो इसने इतने फ़ैसले किए हैं स्पेशल कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस के, तो आया कि इसका केस जो है वो स्पेशली उसमें MIT को जाएगा, यानी कि मॉनिटरिंग जो मेंबर होता है इंस्पेक्शन टीम का। इस वक्त अख्तर अब्बास हैं लाहौर में, क्या एक से सीनियर सेशन जज होता है जो उसका केस देखता है, क्या उसकी तहकीकात होंगी, क्या जो ख़त लिखा गया है उस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगला क्या अमल किया है, उसमें अभी तक पेशरफ्त नहीं है। आया कि ये बाइंडिंग नहीं होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने काम से रोक दिया है। तो इस तरह इस अदालत का जो अमल है वो रुक गया है और केस अहम स्टेज पे है। मुख्तलिफ और भी सैकड़ों केसेस हैं एंटी नारकोटिक्स के हवाले से यहाँ पर, और साथ ही एक पैनल भेजना होता है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को स्पेशल कोर्ट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, या तो फिर एक जज का नाम वो भेज सकते हैं या 3 जजेस का। उसके बाद जो वजारत कानून है एक समरी तैयार करती है जो आखिर में सदर पाकिस्तान को जाती है, उसके बाद जज की नामिनेशन हो जाती है एड हॉक बेसिस पे। तो इस तरह से ये एक अमल होगा जल्द अज जल्द जिसकी ज़रूरत है, जिस पे सवाल उठाए। क़यादत गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।